हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? चलिए, तो आज हम अपना इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है आपका ओम्स लॉ। तो बच्चों, ये टॉपिक के बारे में हम लोग क्लास 10 में भी पढ़ चुके हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इस टॉपिक में आपको अभी क्लास 12 में बहुत सारी नई नई चीज़ों को आप सीखेंगे जो क्लास 10 से बहुत अलग होगा। और इस टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो ओम्स लॉ से कैसे रिलेट किया गया है, ओम्स लॉ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे कनेक्ट किया गया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ओम्स लॉ को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो नई नई चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे बच्चों। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ओम्स लॉ होता क्या है, ओम्स लॉ को कैसे डिफाइन किया जाता है, इसका स्टेटमेंट क्या है। तो बच्चों, ओम्स लॉ ओम्स लॉ ओम्स लॉ ओम्स लॉ ओम्स लॉ क्या है? तो ओम्स लॉ इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज current flowing through current flowing through any cross section of a conductor is directly proportional to the directly proportional to the directly proportional to the potential applied potential difference PD, potential difference at constant temperature यानी बच्चों ये क्या कर रहे हैं कि करंट फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कोई भी कंडक्टर के अंदर जो करंट होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का। तो आई मेरा क्या हो गया बच्चों? करंट हो गया, और भी क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। यानी किसी भी कंडक्टर में अगर हम लोग करंट को फ्लो करते हैं तो जैसे जैसे करंट का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा। तो बच्चों, अब यहाँ से हम लोग मैथमेटिकली जानते हैं कि जब किसी प्रोपोर्शनल के साइन को हम लोग जब टर्मिनेट करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? तो इस स्टेटमेंट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? B इजकल टू I इंटू आर। V इजकल टू I इंटू आर। ये हो गया आपका ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे V क्या है बच्चों? तो V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? तो I क्या हो गया? करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। और R क्या है? रेजिस्टेंस। R क्या है? रेजिस्टेंस। तो इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, V इजकल टू I इंटू आर। तो R इजकल टू क्या हो जाएगा बच्चों? V अपॉन I। तो ये जो वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। V अपॉन I का वैल्यू क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा। तो ये तो बेसिक चीज था जो हम लोग क्लास 10 में भी बहुत सारी चीज इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस पर ज्यादा डिटेल्स हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। बस इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ जो हमारा रिलेशन है उस चीज को हम लोग ज्यादा फोकस से समझेंगे कि इसमें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे कनेक्ट किया गया है, उसके उससे इसको कैसे रिलेट किया गया है, उस चीज को हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है बच्चों? तो इसके बीच में जो ग्राफ होता है वो ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि V और I के बीच में जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है।
तो ये सारा चीज बेसिक चीज है जो पहले हम क्लास 10 में भी पढ़ चुके हैं। तो बच्चों अब ये जो लॉ है, इस लॉ को ओम्स लॉ से हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो ओम्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ इस लॉ को हम लोग कनेक्ट करेंगे कि जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो ओम्स लॉ से कैसे डिफाइन होता है। देखो बच्चों, तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, यानी ओम्स लॉ का डिडक्शन कैसे हुआ, तो उस चीज को हम लोग समझेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है क्या है, तो वी डी इजकल टू ई इंटू ई टाउ बाई एम, ई इंटू ई टाउ बाई एम, जहाँ पे वी डी क्या हो गया मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, ई क्या हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या हो गया अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और टाउ क्या हो गया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और एम क्या हो गया मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों अब हम लोग जानते हैं कि जैसे कोई और ई जो होता है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो ई इक्वल टू क्या होता है V अपॉन L, ई इक्वल टू क्या होता है V अपॉन L, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो ई को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों V अपॉन L। तो यहाँ से हम लोग पहले पढ़ चुके हैं I इक्वल टू NEAVD, NEAVD, ये रिलेशन पहले हम लोग समझ चुके हैं कि I इक्वल टू क्या होता है NEAVD। तो यहाँ से हम लोग बच्चों समझेंगे कि I इक्वल टू NEAVD, तो देयरफॉर NEA और VD को हम लोग क्या लिख सकते हैं E इंटू ई टाउ बाई एम, तो यहाँ पे हो जाएगा E इंटू ई टाउ बाई एम, E इंटू ई टाउ बाई एम। तो यहाँ से अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, तो I इक्वल टू n ई स्क्वायर, ई इंटू ई, तो ई स्क्वायर ए ई टाउ बाई एम, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है V अपॉन L, तो यहाँ से मेरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा I इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए इंटू, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों V अपॉन L इंटू टाउ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है V अपॉन L, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे क्या रख देंगे हम लोग V अपॉन L, तो V अपॉन L इंटू टाउ। तो यहाँ से मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा एन आई अपॉन वी इंटू, और यहाँ पे एम हो जाएगा मेरा एम, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई एम एल, और इंटू वी, और वी को सेपरेट कर दिए, वी को क्या किए सेपरेट कर दिए, तो एन ई स्क्वायर ए टाउ बटा एम इंटू एल इंटू वी हो गया। तो अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं v अपॉन आई किसके इक्वल है r के इक्वल है, इसके साथ इसको रिलेट कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ इक्वल टू v अपॉन आई। और बच्चों हम जानते हैं कि v अपॉन आई जो होता है, v अपॉन आई किसके इक्वल होता है, तो v अपॉन आई इक्वल टू क्या होता है r होता है बाय ओम्स लॉ, v अपॉन आई इक्वल टू r होता है। तो यहाँ से v अपॉन आई इक्वल टू r है, दैट मीन्स r इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ, यानी हमारा जो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के लिए एक जनरल फॉर्मूला मेरा आ गया एम एल बटा एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। अच्छा, तो यहाँ पे r जो है एम एल बटा एन ई स्क्वायर ए टाउ के इक्वल है, और r किसके इक्वल हो गया v अपॉन आई के इक्वल हो गया, दैट इज, यानी इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि v अपॉन आई जो हो गया वो r के इक्वल हो गया, तो देयरफॉर v इक्वल टू क्या हो गया I इंटू आर, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में हम लोग ओम्स लॉ को रिलेट कर दिए, यानी इस तरह से इस केस में हमारा क्या आ गया ओम्स लॉ आ गया।
तो ओम्स लॉ को इस कंडीशन से हम लोग डिफाइन किए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है उसका एक जनरल फार्मूला क्या आ गया, ml/ne² a इंटू टाउ। तो m क्या हो गया, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, l क्या हो गया, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, n क्या हो गया, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या हो गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, A क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और टाउ क्या हो गया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। यानी बच्चों इसको आप साइड में ऐसे लिख भी सकते हैं। R यहाँ पे क्या हो गया, वेयर R इक्वल टू रेजिस्टेंस, R इक्वल टू रेजिस्टेंस, R इक्वल टू क्या हो गया, रेजिस्टेंस, M इक्वल टू क्या हो गया, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, n क्या हो गया, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E क्या हो गया, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और A क्या हो गया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और टाउ क्या हो गया, तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, टाउ को क्या बोलेंगे, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पे टाउ मेरा क्या हो जाएगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है उसके लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा, टाउ के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये इसका सारा फैक्टर हो गया। तो n नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सारा वैल्यू हो गया आपका रेजिस्टेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग एक रेजिस्टेंस का एक नया फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूला से हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब धीरे धीरे हम लोग कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स को भी आसानी से सॉल्व करते चले जाएंगे। पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल फार्मूला हम लोग सीख रहे हैं, फिर इसके बेस्ड पे हम लोग धीरे धीरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी बनाएंगे। तो बच्चों ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।